नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 31 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का प्रथम पारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें जो जीके के टोटल 40 सवाल पूछे गए थे। तो एग्जैक्ट वो सारे सवाल मिल चुके हैं। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो कंटिन्यू करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आज भी रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनसे बहुत से सवाल पूछे गए हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी PDF फाइल आपको व्हाट्सएप के एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और टेलीग्राम चैनल के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको जो ज्वाइन करना है चैनल, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से ही ज्वाइन करना है। क्योंकि और भी सेम नेम सेम लोगों से बहुत से फेक चैनल यदि आप सर्च करेंगे तो दूसरे चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर PDF नहीं मिलेगी। तो लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत से कैंडिडेट मेरे को डेली मैसेज करते हैं कि हमारे एग्जाम में सवाल मिस हो जाते हैं। कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए हैं। धमाकेदार ऑफर 299 रुपये मिल रहा है आपको। 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम में ये मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। और इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें 100+ एग्जाम्स के, किसी भी सेंट्रल, स्टेट और अभी आपके NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, SSC के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। ग्रुप D के 170 मॉक टेस्ट हैं, NTPC के 162 मॉक टेस्ट, और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कीजिएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए TTG के कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, देखिए, चंद्रयान 1 और 2 से प्रत्येक शिप में कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा है घुमाकर। आज यहाँ पर फिर एक घुमा के सवाल पूछ लिया कि चंद्रयान 1 से कब संपर्क टूट गया था और बाद में इसरो के द्वारा इस मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो चंद्रयान 1 है। सबसे पहले तो ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। और इस मिशन के अंतर्गत 2 साल तक काम करने की उम्मीद थी, लेकिन इसका संपर्क जो टूट गया था वो 28 अगस्त 2009 को टूट गया था। तो ऑप्शन में डेट से कंफ्यूज किया जा रहा था। 2009 सभी में ऑप्शन थे, 28 अगस्त थे, 22 अगस्त थे, इस प्रकार कंफ्यूज करा जा रहा था। तो 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान फर्स्ट का नियंत्रण है वो संपर्क कक्ष से टूट गया था। मतलब उसका कनेक्शन है संपर्क और नियंत्रण कक्ष से टूट गया था 28 अगस्त 2009 को। अब इनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी आपको जानना जरूरी है। सवाल कहीं से भी पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान 1 की बात करें तो इसका लॉन्च मास कितना है, द्रव्यमान कितना है? तो 1380 किलोग्राम है। ड्राई मास, ये वेट के केस में ड्राई है 560 किलोग्राम। पेलोड का है 105 किलोग्राम। रॉकेट इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ है तो PSLV XLC 11 है। और अब देखिए आने वाले शिफ्ट में डेट को और किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये ऑर्बिट में कब इंसर्ट हुआ था। तो 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट है वो ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ था। लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को और 8 नवंबर को ऑर्बिट में इंसर्टन डेट हो जाएगी। बात करूं चंद्रयान सेकंड की कुछ इंपॉर्टेंट डेट को लेकर, तो चंद्रयान जो सेकंड लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ है 20 अगस्त 2019 को। लैंड वहां पर कब हुआ है आने वाले शिफ्ट में, और जैसे ही लैंड हुआ तो इसका संपर्क है वो टूट गया था। तो 6 सितंबर 2019 को ये लैंड हुआ था। और लैंडिंग साइट थी लूनर साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल पर ये हार्ड लैंडिंग हो गई थी, इसलिए इसका संपर्क है वो टूट गया था चंद्रयान 2 का। अब देखते हैं आपके सामने अगला सवाल कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत के साथ हैं वो बांग्लादेश, और इंडिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है। भारत की टोटल कितनी लैंड बॉर्डर है? तो लैंड बॉर्डर है 15,106 किलोमीटर, और जो कोस्ट लाइन बॉर्डर है वो है 7,516 किलोमीटर। अब बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो अन्य देशों के साथ साझा होती हैं वो कितने किलोमीटर है और किन देशों के साथ है। सबसे ज़्यादा जो कि पूछे गए हम बांग्लादेश के साथ होती है 4,096 किलोमीटर। बात करूं चाइना के साथ कितनी होती है तो 3,488 किलोमीटर। उसके बाद होती है पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। फिर यहाँ पर नेपाल के साथ 1,751, म्यांमार के साथ 1,643, भूटान के साथ 699, और सबसे कम बाउंड्री शेयर होती हैं अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। टोटल 15,100
किलोमीटर हो गई। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, ये सवाल आपके पूछा गया था। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और विश्व के साथ, ये सवाल नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में कि विश्व के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से दो देशों के मध्य लगती है। तो विश्व की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा की जो सीमा है, दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यूएसए और कनाडा की है 8,890 किलोमीटर। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 3 है कि धूपगढ़ है वो पर्वत किसकी ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ की बात करें तो ये महादेव पहाड़ियाँ। ऑप्शन में आपके सतपुड़ा था, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित हो जाएगी, धूपगढ़ है। तो सतपुड़ा आपको करेक्ट करना था। कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है और 1352 मीटर इसकी हाइट है धूपगढ़ की। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अक्टूबर 2017 तक कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। देखिए जो ये आंसर मैं बता रहा हूँ ये मार्च 2019 तक है। अक्टूबर 2017 तक यहाँ पर डाटा चेंज था। आप कमेंट करके बताना इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। मार्च 2019 तक की बात करें तो सभी ऑप्शन में इस प्रकार ही थे, 67,000 था, 68,000 था, 65,000 था। तो कमेंट करके ये बताना, मैंने उसको नहीं देखा है। तो मार्च 2019 तक 68,155 किलोमीटर है। टोटल ट्रैक है कितना, ये तो रूट लेंथ है और टोटल वैसे 1,23,542 किलोमीटर है 1 अप्रैल 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग है। और भारत इस प्रकार ये टोटल ट्रैक के अकॉर्डिंग है ये चौथा देश है रेलवे नेटवर्क का विश्व में। पहला है यूएसए जिसकी 2 लाख के समथिंग टोटल है, उसके बाद यहाँ पर चाइना हो जाता है, फिर है रशिया और रूट लेंथ के अकॉर्डिंग भारत यहाँ पर चौथा देश हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कुल कितने रेलवे जोन है इंडिया में। सिंपल सा सवाल है, कमेंट जरूर कर देना और अंतिम जोन कौन सा बना वो भी साथ में मेंशन कर देना। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के वर्तमान चेयरमैन या फिर अध्यक्ष कौन है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के वर्तमान में जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो कौन है। तो वो हो जाएंगे आपकी जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जो कि 6 जुलाई 2018 से वर्तमान इस पद पर कार्यरत हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत कौन, आदर्श कुमार गोयल हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है ये 2010 के द्वारा भारत में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की है वो स्थापना की गई थी। कौन से एक्ट के तहत, 2010 के एक्ट के तहत की गई है। इसका क्या उद्देश्य हो जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण और जो वन है, अन्य प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनके संरक्षण से संबंधित जो भी मामले आते हैं, त्वरित निपटारे से संबंधित ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की स्थापना है वो 2010 में हुई थी। और वर्तमान में जो इनके चेयरमैन है वो आदर्श कुमार गोयल, जो आपको पूछा गया है। फिर आपके एक नृत्य का पूछा गया है, काफ़ी अजीब है, किसी को गोवा वालों को पता होगा इसका। तो बात करूं यहाँ पर धल्लो नृत्य किस राज्य का प्रचलित है। तो धल्लो नृत्य है ये गोवा का, किस राज्य का, गोवा का हो जाएगा। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड 2020 में किसे दिया गया है। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हो जाएंगे स्टीव स्मिथ। अन्य जो 2020 में इंपोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं डिकेड वाले, तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर का तो स्टीव स्मिथ हो गई। बात करूं आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हो जाएंगे विराट कोहली। और आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के भी विराट कोहली, वनडे के भी विराट कोहली और ओवरऑल भी विराट कोहली हैं। और आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के राशिद खान हो जाएंगे। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड है तो स्पिरिट वाला MS धोनी को। और फीमेल की बात को तो फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है वो एलिस पेरी को। जो भी फीमेल के हैं वो ज़्यादातर एलिस पेरी को ही दिए गए हैं, चाहे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड फीमेल के एलिस पेरी को दिया गया। अब देखिए आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है वो काइली कोएट्जर को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, दूती चंद ने 100 मीटर रेस पर नेशनल रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया है। तो राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड बनाया है दूती चंद ने 100 मीटर की रेसिंग में, स्प्रिंट में, तो वो बनाया है 11.22 सेकंड। कितना, 11.22 सेकंड हो जाएगा। ये रिकॉर्ड इन्होंने 2019 में बनाया था। 11.22 सेकंड उनका सर्वोच्च रिकॉर्ड है 100 मीटर की रेस में दूती चंद का। 200 मीटर की रेस में उनका सर्वोच्च जो रिकॉर्ड है वो 23 सेकेंड का है, 2018 में उन्होंने बनाया था। और दूती चंद की बात करें तो 2019 में ये प्रथम इंडियन स्प्रिंटर बन गई है जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल यूनिवर्सियाड जो गेम्स हुए हैं उसमें 11.32 सेकंड का 100 मीटर रेस में। और बाकी एशियन गेम्स में ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं 2018 में जकार्ता के 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में ही 2 सिल्वर
उनको मिले थे। अगला सवाल देखिएगा कि पनडुब्बी के पानी में ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी रहती है, तो पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है, तो ऊपर का जो भी दृश्य रहेगा उसको देखने के लिए जो प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग होता है वो है परिदर्शी, इंग्लिश में बोले तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पेरिस्कोप से संबंधित एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कितने डिग्री के एंगल पर, एक पूछा जाता है कितने उसमें समतल दर्पण होते हैं। तो 2 समतल दर्पण होते हैं इस प्रकार, जैसे कि पनडुब्बी है पानी के अंदर है और इसको बाहर का दृश्य देखना, तो ये क्या करेगी, ये आपके हो जाएगा समानांतर 2 दर्पण लग जाएंगे, ऐसे नहीं इस प्रकार लग जाएंगे 2 समानांतर जो मिरर लगते हैं वो ऐसे। तो कुछ इस टाइप से ये 45 डिग्री के एंगल पर 2 समतल दर्पण रहते हैं। ये जो नली हो जाएगी तो ये 45 डिग्री पर जैसे ही प्रकाश यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पर आएगा तो जो बाहर का दृश्य है वो यहाँ पर आपकी नजर होगी। तो आप देख सकते हो पानी के अंदर भी परिदर्शी के माध्यम से पनडुब्बी में ऊपर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों तरफ के वातावरण को देख सकता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो CPCB के चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन यहाँ पर दोनों ही पूछे, एक तो CPCB का पूछा है, एक जो ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला पूछा है। तो श्री शिवदास मीणा हो जाएंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन। और इसकी स्थापना की गई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत, यानी 1974 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर जो इसका ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और बाकी बात करूं यहाँ पर सवाल नंबर 11 की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य से गुजरता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 रिपीटेड सवाल है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, केरल से गुजरता है, कोलम कोझिकोड से होता हुआ। तो 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको लंबाई भी पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5, वैसे टोटल 111 नेशनल वाटरवे, लेकिन मुख्य रूप से 1 से लेकर 5 तक तो आपको पता ही होना चाहिए कौन सी नदी से बहता है या फिर कितनी लंबाई है इसकी, कौन से राज्य से होता हुआ। तो नेशनल वाटरवे 3 तो ये केरल हो गया, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है तो प्रयागराज हल्दिया, और ये हो जाएगा दोस्तों गंगा भागीरथी हुगली दीवर, 3 नदी हैं इनसे गुजरती हैं। राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राज्य यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। इसकी लेंथ एनटीपीसी में पूछी हुई है तो 1620 किलोमीटर है। सेकंड है वो सदिया ढुबरी है जो कि असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी सेकंड से नदी का बहुत बार पूछा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेशनल वाटरवे जो 5 है वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होता हुआ 623 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। टोटल 111 नेशनल वाटरवे हैं। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। फिर आपके कंप्यूटर से सवाल पूछा गया रैम क्या है, तो रैम आपको पता होना चाहिए एक प्राइमरी मेमोरी है। और जो भी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम हो गई, रोम हो गई, वो इंटरनल मेमोरी होती है। तो इंटरनल यहाँ पर डिवाइस या फिर मेमोरी हो जाएगी, ये ऑप्शन दिए गए थे। और रैम वैसे एग्जाम में ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ कि कहाँ पर स्थित है, तो ये सीपीयू में स्थित रहती है। एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी हो जाती है, जो सेकेंडरी जितनी भी मेमोरी है हार्ड डिस्क वगैरह वो एक्सटर्नल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये भी सवाल एज इट इज रिपीट हुआ है। तो जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये 1887 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उस समय ये अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट से ये भी सवाल पूछा गया है। इससे पहले एग्जाम आया था कि शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है, तो वो हो जाएगा उज्जैन कुंभ मेला लगता है शिप्रा नदी के तट पर। उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि 2021 में कुंभ मेला कहाँ पर होने वाला, तो वो हरिद्वार में होने वाला। आज यहाँ पर पूछ लिया गया है, जो कि 11 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। प्रथम शाही स्नान है कुंभ मेला का हरिद्वार में 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन। और उसके बाद होगा दूसरा शाही स्नान है वो 12 अप्रैल, फिर 14 अप्रैल, और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को होने वाला है। और यहाँ से और कौन से सवाल पूछे जाते हैं कुंभ मेला में, एक तो कौन सा कुंभ मेला, आपको पता है 4 कुंभ मेले लगते हैं। और कौन सा कुंभ मेला किस नदी पर लगता है, तो हरिद्वार ये कुंभ मेला हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पर हो जाएगा, हरिद्वार गंगा। और शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का है। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद है वो गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम पर हो जाएगा। नासिक कुंभ मेला है ये गोदावरी नदी पर। और बात करूं कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है, तो प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। और वैसे 4 वर्ष का अंतराल हो जाएगा एक कुंभ मेले में, क्योंकि टोटल यहाँ पर 4 जगह पर कुंभ मेला 12 वर्ष में एक स्थान पर लगता है। तो प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। तो 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ
हुआ था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल रिपीट हुआ सवाल, इसमें प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने परसेंटेज से अधिक नहीं होगी, तो 15% है वो अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है लोकसभा की टोटल संख्या की। एक आपके एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। संगीत का संबंध है वो सामवेद से हो जाता है। वेद का पद्य भाग है वो ऋग्वेद में, वेद का गद्य भाग यजुर्वेद में, वेद का गायन या फिर संगीत हो जाएगा सामवेद में। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आ चुका है। और सबसे नवीन वेद है वो अर्थवेद हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर पद्मावती कहाँ की महारानी थी, तो ये चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राजस्थान की महारानी थी पद्मावती। इसका अन्य नाम पद्मिनी भी है, तो ये चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। अगला सवाल कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में है। सवाल में लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी, आंसर यही हो जाएगा आपकी मरकरी, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं, तो पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करूं ये तो धातु हो गई, अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, तो वो ब्रोमीन हो जाती हैं। अगला सवाल दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, भारत प्रथम है, सेकंड यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। भारत में भी उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है, उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो अम्लीय के लिए जो अम्लीय पीएच वैल्यू वाला कोई भी विलयन मिलाएंगे 0 से 7 जो पीएच रहती है वो वाला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो ऑप्शन में भी था। डिजिटल इंडिया है ये कब शुरुआत हुआ है, डिजिटल मिशन का शुभारंभ कब हुआ है, तो शुभारंभ हुआ है जो लॉन्च हुआ है वो 1 जुलाई 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वैसे इसको मंजूरी दी गई थी वो 20 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो उसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। लॉन्च 1 जुलाई 2015 को हुआ है। मंत्रालय कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मोटो है पावर टू एम्पावर। अब देखिए डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है वो किसके लिए होता है, ऑप्शन में पूछा जाता है इसका उद्देश्य कौन सा नहीं, तो प्रमुख 9 जो पिलर्स हैं स्तंभ हैं, जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे हैं, आपके एनटीपीसी में आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए हो गया, फिर सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम है, ई शासन जो है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति है, ये सभी डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण, डिजिटल साक्षरता है, इनसे संबंधित प्रमुख पिलर्स हो जाएंगे। निम्न में से संसद का भाग कौन सा नहीं है, सभी को पता होगा 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें विधान परिषद था शायद ऑप्शन में, वो आपको करेक्ट करना था जो नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव भारत से इंग्लैंड वापस कब गए थे अंतिम बार, तो रॉबर्ट क्लाइव है वो फाइनली 1767 में क्लाइव ने अंतिम बार भारत को छोड़ दिया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके दौरान हुआ था, तो चंदेल वंश के शासक के दौरान हुआ था। इनका निर्माण हुआ है 885 एडी से 1050 एडी के मध्य हुआ है। चंदेल वंश आपको करेक्ट करना था, एग्जाम में पूछा जाता है। खजुराहो मंदिर है वो यूनेस्को के जो विश्व विरासत लिस्ट है उसमें कब शामिल हुए, तो 1986 में हुए। है कहाँ पर, तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है। हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का समूह है, इन दोनों धर्मों का स्मारकों का समूह हो जाएगा। हेली नामक धूमकेतु है ये वापस कब दिखाई देगा, हेली नामक जो धूमकेतु है वो दिखाई देने वाला है 2061 में। हेली धूमकेतु से और क्या सवाल पूछा जाता है कि कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है, तो 75 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। और इससे पहले कब दिखाई दिया था, 2061 में अब दिखाई देगा, उससे पहले है अभी लास्ट में जो अंतिम बार दिखाई दिया था वो 1986 में दिखाई दिया गया था। कोरियोलिस बल से संबंधित गलत स्टेटमेंट आपको बताना था, तो क्या कथन थे, जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोरियोलिस बल की बात करें तो ये इसका कारण क्या है, कोरियोलिस बल का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। अब पृथ्वी घूम रही है, आप यहाँ से फेंक रहे हो कोई भी जैसे गेंद फेंक रहे हो, तो पृथ्वी जब घूमेगी गेंद सीधी जानी चाहिए, लेकिन घूर्णन गति के कारण है वो गेंद इस साइड यहाँ पर चली जाएगी। तो ये होता है कोरियोलिस बल का कारण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है। और इसका नाम है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है जिन्होंने सबसे पहले इस प्रभाव का अध्ययन किया था 1835 में। ये एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति भी भिन्न भिन्न होती है। उसके कारण है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति चेंज होती है तो ये बल कार्य करने लगता है। और कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा है वो किस और टर्न हो जाती है कोरियोलिस बल के कारण, और किस कारण हो जाती है दाईं ओर, तो कोरियोलिस बल हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा है वो दाईं ओर हो जाती है, और
दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है बाईं ओर। और महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन में भी ये बल कार्यरत रहता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बता दिए। पौधों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा, तो ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स रहता है वो है सौर ऊर्जा है, सनलाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करूं पौधों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन है वो किस रूप में स्टोर रहता है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। अगला सवाल देखिएगा, ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट मतलब कार्बन का अपरूप है, तो जितने कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ग्रेफाइट में भी हो जाएंगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं ग्रेफाइट में। हर्षचरित के लेखक कौन है, एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुआ सवाल। इससे पहले ये मुद्रा राक्षस का पूछा गया था, गीत गोविंद का पूछा गया था, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था हर्षचरित है, कादम्बरी है, इनके लेखक है बाण भट्ट। मुद्रा राक्षस के एग्जाम में पूछा हुआ तो विशाख दत्त है, गीत गोविंद के हैं जयदेव। और अन्य जो इंपॉर्टेंट प्राचीन बुक्स हैं जैसे कि अष्टाध्यायी है तो पाणिनि, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेदव्यास है, विक्रमांक चरित के बिलण हैं, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हो जाएंगे, राज तरंगिणी के कलण है, अर्थशास्त्र के चाणक्य, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट जो पूछा गया, महाभाष्य के पतंजलि हैं। और कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं जैसे कि कुमार संभवन है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, ये सभी कालिदास की हैं। तो भास की देख सकते हो, हर्षवर्धन की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आरबीआई के द्वारा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के 2020 में ब्रांड एम्बेसडर आरबीआई का किन्हें बनाया गया, तो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। ईडीडी की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो ईडीडी की फुल फॉर्म बैंकिंग के रेफरेंस में हो जाएगी एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि एक केवाईसी प्रोसेस रहता है हाई सिक्योरिटी के लिए। अगला सवाल देखिए, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुआ है। इससे पहले एग्जाम में जब सवाल पूछा गया था कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है, तो 1986 में किया गया था। उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि हम्पी किसकी राजधानी थी, आज पूछ लिया। तो हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। एग्जाम में पूछा जाता है किस नदी के पास स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी हो जाएगी। संस्थापक जो विजयनगर साम्राज्य के वो ही हो जाएंगे, तो हरिहर एवं बुक्का। अगला सवाल, वर्तमान भवन के निर्माण से पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर स्थापित था, तो सुप्रीम कोर्ट वो अभी वर्तमान जो भवन में कार्यरत है उससे पहले कहाँ पर अपना काम करता था, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पहले संसद भवन में हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठक शुरू की थी, तो संसद भवन में था। और 1958 में जब वर्तमान भवन बन गया था तो वहाँ पर चला गया। अगला सवाल देखिएगा, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके कौन से गैस से ओजोन का क्षरण हो रहा है, तो वो क्लोरीन गैस हो जाएगी। नाम से स्पष्ट है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन है, तो क्लोरीन गैस इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। ऑप्शन क्या थे बाकी आप कमेंट करके बताना। और अगला सवाल देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के सूर्योदय में कितने समय का अंतराल रहता है, तो 2 घंटे का अंतराल रहता है। सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में ये 2 घंटे का अंतर का कारण क्या है, क्योंकि दोनों ही भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित है एक तो, और इसलिए इनमें देशांतर जो अंतर हो जाता है वो 30 डिग्री का हो जाता है। और एक देशांतर में अंतर का मतलब हो जाता है 4 मिनट का अंतर। तो 30 गुणा आप 4 करेंगे तो 120 मिनट हो जाएंगे, यानी 2 घंटे का अंतर यहाँ पर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। अब देखिए एग्जाम में जो सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे हैं। भारत का मानक समय जो ग्रीनविच मीन टाइम है उनसे 82.5 डिग्री पूर्व में है। और भारत में जो मानक समय वो इलाहाबाद के नैनीम के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है, जिसकी स्थापना है वो 1 सितंबर 1947 को हुई थी। और भारत का जो मानक समय वो कौन से राज्यों से रेखा है वो गुजरती है, ये भी एग्जाम में आता रहता है सवाल। तो मनका छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया, इसकी ट्रिक बता चुका हूँ। यानी मानक समय रेखा जो मनका हो जाएगा वो मानक समय रेखा को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। आंधी के द्वारा उत्तर में उड़ गया मतलब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के राज्य से गुजरती है मानक समय रेखा। एक आपके सवाल पूछा गया कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से, तो सूक्ष्म जो पोषक तत्व है पौधों के लिए ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से होना चाहिए आपकी आयरन। सूक्ष्म का मतलब जिसमें पौधों को काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता रहती है, तो ये कौन से हैं,
तो इसमें आपका सही आंसर आयरन हो जाएगा। और कौन से, जैसे लोहा आयरन हो गया, जस्ता हो गया, मैंगनीज हो गया, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन तत्व हैं। इनकी आवश्यकता तो वैसे जीवन भर रहती है पौधों को, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में हो जाएगा। और ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये तो सूक्ष्म हो गया। पौधों को पोषण के लिए मुख्य रूप से 16 पोषक तत्वों की, यानी उनके विकास और वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। उसमें जो प्राथमिक वाले हुए हैं वो कौन से हैं? जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को पौधों मिट्टी से जो प्राप्त होते हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको ज़रूरत रहती है। तो ये प्रमुख या फिर प्राथमिक पोषक तत्व हो जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और उसके बाद सेकेंडरी गौण कौन से हैं? तो सेकेंडरी आ जाएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, और ये सभी हैं वो पौधों को कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, तो ये गौण हो जाते हैं। और उससे भी कम सूक्ष्म रहते हैं, जो कि जस्ता, मैंगनीज, तांबा, क्लोरीन, बोरॉन, ब्लेडिनम ये वगैरह रहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका सवाल नंबर 38वां देखिए। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु, जल, स्थल, मृदा, जिसके अंतर्गत पादप और जंतु का जीवन संभव है। तो ये जैव मंडल की आपको परिभाषा दी गई थी, बायोस्फीयर क्रैक करना था। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण है उसके सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। फिर अंतिम सवाल देखिएगा, सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? सवाल में लैंग्वेज इसमें थोड़ी चेंज हो सकती है, कमेंट करके बताना एग्जैक्ट किस टाइप से था। तो सबसे अधिक वैसे टाइम जोन की बात करें तो फ्रांस में सबसे अधिक 12 टाइम जोन है। उसके बाद रशिया और यूएस में 11 टाइम जोन है। और टाइम जोन की बात यहाँ पर आ गई है तो जीएमटी का आपको पता होना चाहिए। ग्रीनविच जो मीन टाइम है वो रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये यूके में, यूरोप में ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से गुजरती है। अफ्रीका में ये अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से गुजरती है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखा एकमात्र लैंडमास अंटार्कटिका से गुजरती है। तो इस प्रकार टोटल 40 जीके के सवाल हो गए। बाकी रीजनिंग में यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं जो ओड वाले, कि काली मिर्च, इलायची, लौंग और प्याज में विषम क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताना। एक ये पूछा गया था कि खरगोश जो हैं वो बिल में रहते हैं, तो स्पेरो जो चिड़िया रहती हैं वो कहाँ पर रहती हैं, ये पूछा गया था, तो घोंसला हो सकता है। एक सवाल पूछा गया था, चिकित्सा है, डॉक्टर का संबंध चिकित्सा से है, तो पुलिस का संबंध है वो अपराधियों को पकड़ने से हो सकता है। कि अगला सवाल, वोडाफोन, जियो, एयरटेल है, ये सभी को पता होगा, ये टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनियां रहती है टेलीकॉम वाली, और एक अमेजन आपकी ई कॉमर्स अलग हो जाएगी। तो इस टाइप से टोटल यहाँ पर सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। रीजनिंग में जो जीके के पूछे जाते हैं और जीके के अलग से 40 सवाल भी कवर हो चुके हैं। पीडीएफ के लिए ऑल सेट की एक साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी से ज्वाइन करना है। बाकी फेक चैनल बहुत से हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड स्टेप की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।